Hello, everyone, and welcome back. I am CA Natasha. What are we going to discuss today? आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में, जो साल में 2 बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक साल के शुरुआत में और दूसरी बार साल के अंत में। फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और अंत होता है 31 मार्च को। Yes, for income tax purposes, your tax year is from 1st April to 31st of March. And 1st April and 31st March के बीच में आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या है? आइए देखते हैं। टैक्स प्लानिंग। We are always busy planning our income. हमारी इनकम हमें कैसे बढ़ानी है, इसका प्लान तो हम सब बनाते हैं, बट क्या हम अपने टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचते हैं? Tax planning gives you an opportunity to not only save your taxes, but also make some good investments or incur some expenses that can benefit you or your family or the community. So, what is tax planning? Tax planning is a way of reducing the tax liability by utilizing tax deductions, exemptions, and benefits offered by the income tax law. So basically, tax planning करने में कोई हर्ज नहीं है। टैक्स प्लानिंग आप अकॉर्डिंग टू द लॉ करते हो। लॉ में आपको कई सारे रास्ते दिए गए हैं जिससे आप अपने टैक्सेस सेव कर सकते हो, जिससे आप अपने टैक्सेस प्लान कर सकते हो। सो पहले देख लेते हैं कि हम अपना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे बनाते हैं। हाउ डू वी कंप्यूट आवर टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस? We have the 5 heads of income. Income from salaries, income from house property, profits or gains from business or profession, capital gains, income from other sources. These are the 5 heads of income. हमारी जिस भी टाइप की इनकम हम अर्न करते हैं, वो इन रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। इससे हमें मिल जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से वी रिड्यूस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब ये क्या है वो हम देखेंगे एंड देन वी गेट आवर नेट टोटल इनकम। एवरी हेड ऑफ इनकम के अंडर आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज में भी कुछ डिडक्शंस हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में भी है। इन सारे हेड ऑफ इनकम्स के अंडर आपको कुछ तरीके मिल जाएंगे टैक्स प्लानिंग करने के। लेकिन अब आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के बारे में। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, क्या तरीके अवेलेबल हैं, वो हम देखेंगे। अच्छा, लेकिन उसके पहले ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, इसके ऊपर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक चार्ट बनाया है टू शो यू हाउ डू वी कंप्यूट द टोटल इनकम एंड हाउ डू वी कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम। सो जो भी हमारी नेट टोटल इनकम होती है उस पे वी अप्लाई द बेस टैक्स रेट, वी एड द सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस एंड वी गेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी। फ्रॉम द टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारे जो भी टैक्सेस पेड होते हैं, जैसे टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, वो सब रिड्यूस हो जाता है एंड देन वी हैव द नेट टैक्स लायबिलिटी पेएबल or maybe a refund receivable if your taxes paid are more than your total tax liability. Now, let's quickly look at what are the tax rates. Now, for individuals, we follow the slab tax rate. Slab tax जो है उस पे फिर surcharge लगता है and surcharge starts if your total income is more than 50 lakh. Up to rupees 50 lakh, there is no surcharge applicable. And then we have the health and education cess at 4%. Now, what are the slab rates? For an individual who is under the age of 60, his total income is exempt up to rupees 2,50,000. From 2,50,000 to 5 lakh, 5%.
from 5 lakh to 10 lakh, 20%. And if your income is more than 10 lakhs, it is 30%. Our Indian tax is a progressive tax system. Progressive meaning जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के अंदर है, आपको कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट है। 5 और 10 लाख के बीच में 20% and more than 10 lakh is 30%. Then, if you are a person who is aged more than 60 years but is less than 80 years, then up to rupees 3 lakh, your income will not be chargeable to tax. And if you are a person who is aged more than 80 years, in such a case, your income will be exempted up to rupees 5 lakh. However, the important criteria over here is that you have to be a resident. If you are a resident senior citizen, as I say, and resident super senior citizen, as I say, if you are more than 80 years old, only if you are a resident will the limit of 3 lakh and 5 lakh apply, or else your limit would be 2,50,000, meaning up to 2,50,000, your income will be exempted. And if you have any income for more than 2,50,000, you will start calculating your tax as per this slab. Then there is a rebate applicable to individual residents if the total income is not more than rupees 5 lakh. And what is that rebate? The rebate is that you will get a deduction from your basic tax or rupees 12,500, whichever is lower. So suppose your total income is not more than 3 lakh. In such a case, 50,000 पे आपको 5% टैक्स लगेगा, which comes to rupees 2,500, and आपका full 2,500 को डिडक्शन मिलेगा under section 87A, which is the rebate section. Now, अगर आप देखोगे, if your income is 5 lakh, तो उस हिसाब से 2.5 lakh पे 5% means 12,500, and so the whole 12,500 will be deducted and there will be no tax payable by you. So basically, rebate under section 87A, there will be no tax payable if your income is up to rupees 5 lakh. Now, there was a new tax regime that was introduced in case of individuals with effect from assessment year 2021 to 22. Which is basically for your income earned between 1st April 2020 to 31st March 2021 and onwards. Now, what does this new tax regime have to say? In this case, individuals have an option to pay tax as per this chart given in front of you, provided they do not avail certain exemptions or deductions. So what is this new tax regime? So up to rupees 2,50,000 of income, there will still be no tax. But from 2,50,000 to 5 lakh, 5%. From 5 lakh to 7,50,000, 10%. 750 to 10 lakh, 15%. 10 lakh to 1250, 20%. 12 lakh 50 to 15 lakh, 25%. And any income above rupees 15 lakh will be taxable at the rate of 30%. If you observe closely, as the income increases by rupees 2,50,000, the tax rate increases by 5%. तो जैसे जैसे आपकी इनकम 2.5 लाख से बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट 5% से बढ़ता जा रहा है। ये है न्यू टैक्स रिजीम, जो ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल्स को कि वो इसको अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कुछ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम ना करें तो। अब जिन लोगों को इस बारे में पता है, इस न्यू टैक्स रिजीम के बारे में पता है, लोगों का जनरली यही मानना है कि इस न्यू टैक्स रिजीम में किसी का फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं होता है, हायर टैक्स ही आता है इफ आई कंपेयर विथ ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। बट ऐसा नहीं है। क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर हम अपनी टैक्स प्लानिंग की ओर बढ़ेंगे।
So difference between the old and new tax regime. यहाँ पे मैंने एक computation of total income बनाया हुआ है जिसमें different heads of income लिए हुए हैं. देखते हैं old tax regime में ये कैसा दिखता है. So income from salary 15 lakh, house property 1,50,000 जो हमें house property loan पे interest deduction मिलता है ये वो है. Income from other sources, gross total income comes to 14 lakh. Then we have the salary deductions, जो standard deduction 50,000 मिलता है. You have a profession tax of 2,500 as deduction. This you have your total income before chapter 6A deductions. Chapter 6A के deductions मैंने कुछ 1,50,000 के cover कर दिए हैं जो max limit है ATC के under. And फिर मैंने ये NPS लिया हुआ है plus 50,000 का. And net total income आई हुई है and I have computed the basic tax liability. This is as per the old regime. As per the old regime, and on this computation, the basic tax liability is coming to 1,56,750. Let's see how does this look in the new tax regime. हम क्विकली अगर देख लें तो ये डिडक्शन तो नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में. हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा. इसलिए टोटल इनकम इज 15,50,000 and then we get an NPS deduction. We don't get deductions under ATC or repayment of principal of housing loan नहीं मिलेगा. We will get an NPS deduction of 50,000. My net total income is 15 lakh and the tax liability is 1,87,500. तो क्या सब सही कह रहे हैं? क्या हमेशा न्यू टैक्स रिजीम में हमारी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. इस दूसरे एग्जांपल में मैंने ऐसे कंसिडर किया है दैट आई हैव नॉट टेकन अ हाउसिंग लोन. सो इफ आई हैव नॉट टेकन अ हाउसिंग लोन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने नेगेटिव ली हुई है ये नहीं अब होगा बिकॉज हाउसिंग लोन है नहीं. और ये जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है 50,000 ये मैंने कंसिडर नहीं किया है. सो इन सच अ केस बाकी पूरा कंप्यूटेशन सेम टू सेम रहेगा, सारी फिगर्स सेम रहेंगे उन दो को छोड़ के. तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निल ले ली है बिकॉज देयर इज नो हाउसिंग लोन एंड देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. द टोटल टैक्स लायबिलिटी as per the old regime and as per this different computation where there is no housing loan is 2,16,000. What is it as per the new tax regime? As per the new tax regime, इसमें tax liability आ रही है 1,87,500. तो ये बेनिफिट भी कर सकता है. सो बेसिकली एक इंडिविजुअल को क्या करना है जब वो अपने टैक्सेस कंप्यूट करता है या अपनी टैक्स प्लानिंग करता है, उसको ये दोनों कॉम्प्यूटेशंस बनाने हैं जैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पे एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड एज पर द न्यू टैक्स रिजीम. You need to prepare both your computations and see where is your tax liability lesser, and accordingly you can avail that option. So this was just a brief understanding of the old tax regime and new tax regime. Now let's quickly come to the point which is deduction under chapter 6A. Your tax planning deduction chapter, your tax planning deduction sections. What are these? Section 80C, 80CCD, 80D, 80E, EEB, G and GG. Yes, there are so many sections under which you have the deductions under chapter 6A. Let's quickly look at them. 80C, CCD and D I have discussed briefly ahead. Now, 80E is basically interest on loan for higher education, which you may have taken for yourself or for your child. 80EEB के अंडर you have interest on loan for e-vehicle. अगर आपने कोई e-vehicle that is electric vehicle ली है लोन पे तो उसका इंटरेस्ट डिडक्शन भी आपको मिलेगा. 80G में अगर आपने कुछ डोनेशंस किए हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा. तो कीजिए थोड़ा डोनेशन और ऐसी संस्थाओं में कीजिए जहां आपको टैक्स डिडक्शन भी मिले, तो कम्युनिटी का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा. अंडर 80GG where there is no HRA, you can take a deduction of the rent that you have paid. So these sections I'm only giving you an outline of them.
what I'm going to majorly discuss now is ATC, CCD, and D. Specified investments under Section 80C. You can take a life insurance policy for yourself and for your spouse and for your child, and the premium that you pay on such policy will be deductible under Section 80C. You can contribute to the PPF and also PF in your office. If you're a salaried person और आपके ऑफिस में PF के प्रोविजंस हैं, तो उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलता है. सम पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट. अगर आपकी बेटी है, इफ यू हैव अ डॉटर, you can contribute to the Sukanya Samriddhi account. You can start saving for her today and you can start saving your taxes too. Then subscription to units of certain mutual funds. यहाँ पे लॉक इन पीरियड तो रहेगा 3 साल का. जैसे आप कोई टैक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ELSS में करते हो, you will have a lock-in period of 3 years. But trust me, in these 3 years, you're only going to increase the amount of savings. Repayment of housing loan. अगर आपने घर लिया हुआ है लोन पे, so whatever installments आप पे करते हो, उसमें आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है और एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है. जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है उसका आप डिडक्शन ले लेते हो अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, एंड जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो आपको 80C डिडक्शन में लेना है, वो आप भूल मत जाना. इन्वेस्टमेंट इन 5-year टर्म डिपॉजिट विद अ बैंक और पोस्ट ऑफिस. जो आप FD करते हो बैंक के साथ, अगर आपने टैक्स FD कर दी तो लॉक इन पीरियड 5 years रहेगा, बट वो इन्वेस्टमेंट करने का, वो FD करने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C. पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर एजुकेशन ऑफ मैक्सिमम 2 children. नाउ रिमेंबर 80C के अंडर आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जो भी ये करते हो, the maximum deduction that you can get under section 80C is 1,50,000. So if you can, you should try to make the maximum of this section. इस सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप 80C में पूरा 1,50,000 का डिडक्शन ले. आपके अच्छे टैक्सेस बच जाएंगे उससे. देखिए, पैसा तो जाना है, तो टैक्स में जाए या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स में उसको डालें, तो सही तो यही रहेगा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स में उस पैसे को डालें और टैक्स से थोड़ा सा बचा भी लें. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 80 CCD. ये बेसिकली एक पेंशन स्कीम है. इन दिस केस सेक्शन 80 CCD में एक पार्ट होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का. तो for that, employees of central government or other employees 10% of salary contribute कर सकते हैं. एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करते हो, you are not a salaried person, in such a case भी आप इस पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उस केस में आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा या आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, दैट वुड बी 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है. So this 80 CCD is basically for employed as well as self-employed people. Both can take advantage of this section 80 CCD. Now, if you are an employed person, तो आपका employer contribution भी होगा 14% in case of central government and 10% in case of others. When you have section 80 CCD 1B, which is the assessee contribution, under this section you can make a contribution of rupees 50,000 over and above all of this. Okay, so you can have done this. ये भी हो गया होगा. ये आप खुद से और 50,000 का भी आप contribution कर सकते हैं. अब जो रिसेंट बजट आया है उसके हिसाब से ये जो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए था, ये डिडक्शन अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी 14% हो गया है. ये चेंज मैंने अभी लाया नहीं है बिकॉज द बजट इज स्टिल द बिल एंड इट हैज नॉट येट बिकम एन एक्ट.
but however, I've just said it in my video now. Now, what is the limit of deduction under Section 80 CCE? Under Section 80 CCE, the total deduction that you can take under Sections 80C, Triple C and CCD1 cannot exceed rupees 1,50,000. So मैंने आपसे कहा था कि 80C में आप maximum utilize कीजिए by taking the full deduction of 1,50,000. However, अगर वहां पे थोड़ा बहुत भी रह जाता है and you cannot do 80C 1,50,000, you can make sure कि आप 80CCD1 में जो pension scheme के बारे में हमने just बात की थी, उसमें employee contribution करके आप 1,50,000 का लिमिट कंप्लीट कर दीजिए. 80CCD2 and 80CCD1B will have deductions over and above this. So आप 80CCE में तो 1,50,000 लेंगे, प्लस 80CCD2 का जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, एंड 80CCD1B का जो 50,000 अप टू ₹50,000 का डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा. The next is the deduction of medical insurance premium that you make under Section 80D. आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए अगर आपने कोई पॉलिसी ली है तो उसका जो ईयरली प्रीमियम होता है वो भी आपको एज डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80D. नाउ किसके लिए आप ये पॉलिसी निकाल सकते हो? वैसे तो सबके लिए, लेकिन डिडक्शन किस पे मिलेगा? Premium paid for self or spouse or dependent children. So if you have taken a policy for yourself or your spouse or your children and उसका प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिल जाएगा. कितना डिडक्शन है? 25,000 है, and 50,000 if anybody is a senior citizen in this category. प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स, अगेन ₹25,000 तक का प्रीमियम आपको डिडक्शन के लिए मिलेगा, एंड ये प्रीमियम 50,000 हो जाता है इफ एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन. पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स ₹5,000 विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 और 50,000. सो अगर आप 25,000 की ही लिमिट में हो तो सपोज आपने 20,000 का प्रीमियम भरा है तो ये 5,000 आपको ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए प्लस मिल जाएगा. लेकिन अगर आपने 25,000 ही प्रीमियम भरा होगा तो ये प्लस 5,000 नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस 5,000 डिडक्शन यू विल गेट within the overall limit of 25,000 or 50,000 in case senior citizens हैं कोई तो. Medical expenses on resident senior citizens ₹50,000 तक कर सकते हैं where they are not covered under any health insurance. Now, there are some other deductions, allowances and benefits to plan your taxes. If you are a salaried employee, house rent allowance, HRA का benefit आप ले सकते हैं. Leave travel allowance का benefit आप ले सकते हैं. Leave encashment, gratuity, and at the time of change of job, make sure that you declare all these 80C, 80D, everything, your house rent, your house loan to your employer so that he deducts appropriate taxes now. नहीं तो क्या हो जाएगा, साल खत्म होने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने को नहीं आ जाए. तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कभी जॉब चेंज की है, मेक श्योर दैट यू डिक्लेयर एवरीथिंग टू द न्यू एम्प्लॉयर so that your taxes are appropriately deducted from your salary. And for all in general, interest on housing loan जो मैंने बात की है during the video also, उसका benefit भी हम ले सकते हैं. Hopefully ये session आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा. So tax planning करने के तरीके तो कई हैं. What suits you best, you need to understand and you need to apply. I'm not saying don't pay taxes. I'm just saying let's try to save some taxes and use that money for ourselves, for our investments or for our benefit. Thank you for watching and do let me know in the comments if you all need a session on any other topic
or if you all think that I have missed out something in this topic which I could cover for you, please do let me know. Thank you.